यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ निम्नांकित है। गोंड। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी प्रायः सभी जिलों में गोंड जाति के लोग रहते हैं। दंडकारण्य के प्रायः सभी जिलों में ये लोग रहते हैं। उनमें साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। इनका अधिवास दुर्गम घने जंगलों के मध्य ऊंचे पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में होते हैं। भानुप्रतापपुर और कांकेर के गोंड राजगोंड कहलाते हैं। ये अन्य आदिवासियों में अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग द्रविड़ जाति के वंशज हैं। आर्यों से पराजित होने के बाद ये घने जंगलों, पर्वतों और पठारों में सुरक्षित समझकर रहने लगे हैं। इनका रंग काला होता है तथा इनका कद छोटा होता है। इनका शारीरिक बनावट संतुलित होता है। इनके नाक का ऊपरी हिस्सा भीतर की ओर दबा होता है। बहुत कम दाढ़ी और मूंछें होती है। इनका व्यवसाय मुख्यतः वनों पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत वनोपज संग्रह, शिकार, कृषि इत्यादि आते हैं। चावल के बाद महुआ का उपयोग जीवन में भोजन के रूप में बड़ा महत्व होता है। इससे तेल एवं शराब बनाते हैं। ये जादू टोना पर विश्वास करते हैं। भूमिहीन गोंड मजदूरी करते हैं तथा शिक्षित गोंड शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। महुआ के फूल से शराब निकालकर इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं तथा बूढ़ा देव को समर्पित भी करते हैं। महुए के फल को यहाँ के लोग टोरा के नाम से पुकारते हैं। सभी त्योहारों में ये लोग शराब का अधिक उपयोग करते हैं। उस दिन सब कुछ भूलकर केवल त्यौहार मनाने में ही व्यस्त रहते हैं। त्यौहार के दूसरे दिन भी ये लोग काम पर नहीं जाते, काम नहीं करते। इसे उतारा कहते हैं। मुड़िया। दंडकारण्य के मुड़िया जनजाति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इनकी विशेष पहचान घोटुल प्रथा के कारण विश्व में बनी हुई है। बिना ब्याहे लड़के और लड़कियों के लिए नाइट क्लब को घोटुल कहते हैं। इनके दो प्रकार हैं, बाइसनहान मारिया जो गवर्सी के वंशज है, जो सिंह धारण करके नृत्य करते हैं। दूसरा हिल माड़िया, इन्हें सिंह पहनना जरूरी नहीं है। तीसरा अबू झमाड़िया। ये लोग नारायणपुर जिले की अबू झमाड़ की पहाड़ियों में रहते हैं, जो दंडकारण्य के मध्यवर्ती भागों के दुर्गम सघन पर्वतों एवं वनों में लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रों में आज भी निवास करते हैं। अबू झमाड़ का शाब्दिक अर्थ अज्ञात पर्वत होता है, जहाँ बाहरी लोगों का पहुँचना संभव नहीं है। इस क्षेत्र को अबू झमाड़ कहते हैं। ये देखने में हिष्ट पुष्ट, गोरे और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। आज भी ये लोग पहले जैसे ही पिछला जीवन यापन व्यतीत करते हैं। ये वनों को जलाकर उसी जमीन पर खेती करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आज भी बांस को रगड़कर आग जलाते हैं या अपने पास चकमक पत्थर रखते हैं जिससे आग जलाते हैं। इनका जीवन पूर्णतः शिकार पर आधारित होता है। ये अपने शरीर में बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। माड़िया। दंडकारण्य के माड़िया आदिवासियों से बाहरी लोग आज भी डरते हैं। अधिकांश माड़िया नारायणपुर, अंतागढ़, दंतेवाड़ा, बीजापुर और भोपालपट्टनम में मिलते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में रखा गया है। ये आदिवासी अपने सिर के सामने वाले भाग को मुंडा कर रखते हैं। धान तथा वनोपजों के बदले शहर से नमक, कपड़ा और बर्तन खरीद कर लाते हैं। हलवा। इस जाति के लोग कोंडागांव और बस्तर जिले के निवासी हैं। इन्हें बस्तरिया हलवा कहते हैं। यहाँ के लोग हल्पी भाषा बोलते हैं। पहले हलवा को एक शक्तिशाली सेना के रूप में मानते थे। आजकल अपनी जीविकोपार्जन के लिए अच्छी खेती कर लेते हैं, इसलिए इसकी गणना संपन्न कृषकों में की जाती है। कमार। यह छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। ये लोग आज भी अपना जीवन यापन गुफा में रहकर आदि मानव की तरह करते हैं। शिकार द्वारा ही उपलब्ध जानवरों, पक्षियों से अपना जीवन यापन करते हैं। कमार लोग एकांत प्रिय हैं।
अतः एकांत में रहते हैं। इनका निवास स्थान आमाबेड़ा, अंतागढ़ तथा पीड़ापाड़ जैसे दुर्गम घने वनों में है और तीर धनुष चलाने में निपुण होते हैं। ये लोग वनोपज संग्रह करते हैं। इनमें साक्षरता का प्रतिशत लगभग 0 के बराबर है। भतरा, इनका निवास क्षेत्र जगदलपुर और कोंडागांव के पूर्वी भागों में है। इनकी बोली या भाषा को भतरी कहते हैं। ये कृषि कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य तथा वनोपज संग्रह का कार्य भी करते हैं। इनकी भाषा और बोली में हल्बा और उड़ीसा भाषा का मिश्रण है। मैना जनजाति के लोग बहुत कम संख्या में बस्तर में निवास करते हैं। इनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज बैगा तथा कबाड़ जनजातियों के समान है। अपनी देवी देवताओं के साथ साथ हिंदुओं की देवी देवताओं तथा त्योहारों को मनाते हैं। ये लोग कृषि कार्य करते हैं। अधिवास, ग्रामीण अधिवासियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3534 दंडकारण्य प्रदेश में है, जो कुल गांवों का 17.56% है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की 12% जनसंख्या निवास करती है। इस तरह प्रदेश की 12% जनसंख्या प्रदेश की 17.56 अधिवासों में दंडकारण्य में रहती है। दंडकारण्य के अधिवास सघन वनों, दुर्गम पठारी एवं पर्वतीय भागों में स्थित है। अतः अधिवास छोटे छोटे भागों में बिखरे रूप में मिलते हैं। यहाँ बड़े अधिवास नदी घाटियों के निकट उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में मिलते हैं। ग्रामीण गृह के प्रकार, सभी जनजातियों का निवास स्थान अलग अलग स्थानों पर होता है। वहाँ मिलने वाली गृह निर्माण सामग्री के आधार पर वहाँ की जनजातियाँ घरों का निर्माण होता है। वनों के बांसों का उपयोग घर बनाने में होता है। मकान बनाते समय आदिवासी लोग मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देते हुए अपने आवास का निर्माण करते हैं। घरों में अपने परिवार के लोगों के रहने का स्थान, भोजन पकाने का कमरा, चावल, मक्का, उड़द और मौसमी सामग्री रखने का स्थान। अबू झमाड़ के आदिवासियों के घरों के दीवार बांस के या लकड़ी के बने होते हैं तथा इनके घरों की छतों पर घास या पत्तों का उपयोग होता है। ये लोग छोटा सा घर बनाते हैं जिसमें रहने, सोने और खाना बनाने की जगह होती है। घर के बाहर अलग से अनाज रखने हेतु कोठीनुमा आकृति का स्वरूप देकर अनाज रखने हेतु जगह बनाते हैं। दोरला जनजाति के लोग अपने घर के ऊपरी भाग में अनाज रखने के लिए एक जगह बनाते हैं। व्यवसाय, यहाँ के कृषक अपने जीवन यापन के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, जिसमें प्रमुख फसल चावल की होती है। आदिवासी होने के कारण मक्का, कोदो, कुल्थी आदि का भी कुछ पैदावार करते हैं। अधिकांश फसलें खरीफ की होती है। थोड़ी सी जमीन पर गन्ना की खेती प्रारंभ की गई है। नारायणपुर और जगदलपुर में काजू की फसलें भी ली जा रही हैं। कृषक जंगल की लकड़ी से ही खेत के उपकरण बनाकर उसका उपयोग करते हैं। अबू झमाड़ के लोग अस्थायी कृषि करते हैं। कृषि में पशुओं का उपयोग होता है। दंडकारण्य का कुल क्षेत्रफल 39,059 वर्ग किलोमीटर है। वनाच्छादित भूभाग 20,488। आ कृषि हेतु अप्राप्त भूमि, ब चारागाह के लिए छोड़ी गई भूमि, स कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त भूमि 6,737। द पड़ती भूमि 2,332। ई कृषि भूमि 9,512। पहला वनाच्छादित भूभाग दंडकारण्य के कुल क्षेत्रफल का 52.44% वन क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 20,488 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव एवं बस्तर जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। यहाँ उष्ण पर्णपाती तथा उष्ण शुष्क पर्णपाती के वन पाए जाते हैं। दूसरा, कृषि हेतु अप्राप्त भूमि। गांव के लोग जिस जमीन पर अपना अधिवास बनाते हैं वे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण अपने और जानवरों के पीने के पानी तथा अन्य उपयोग के लिए जलाशय का निर्माण करते हैं।
जिस भूमि पर उद्योग संचालित होते हैं तथा जहाँ पर खनिज उत्खनन का कार्य होता है वे भूभाग कृषि भूमि के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुल भूमि के 7.11% भाग पर इसका विस्तार है। तीसरा, चारागाह हेतु छोड़ी गई भूमि। पशुओं को जीवित रखने के लिए चारा की आवश्यकता होती है, अतः गांव में जिस तरह अधिवास हेतु सामान्यतः मध्य भाग में भूमि चिन्हित की जाती है, उसी तरह ग्रामीण अधिवास और कृषि भूमि के मध्य में ग्रामीण पशुओं के चारागाह के लिए एक निश्चित भूभाग को आरक्षित करके रखते हैं। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार 6.4% भूभाग पर है। चौथा, कृषि कार्य हेतु अनुपयोगी भूमि। कुछ ऐसी भूमि होती है जहाँ कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है, जैसे तालाबों के नीचे की भूमि दलदल होती है। कहीं कहीं नदियों एवं नालों में रेत की मात्रा अधिक हो जाने से कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में पथरीली तथा मुरम युक्त जमीन होती है, जहाँ कृषि कार्य करना असंभव होता है। ऐसी भूमि का विस्तार 4.9% भूभाग पर है। पांचवा, प्रतिभूमि। कुछ कम उपजाऊ भूमि होती है। ऐसी भूमि पर उर्वरतापन को बनाए रखने के लिए उसे 1-2 साल खाली छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी में उर्वरतापन पुनः आ सके। ऐसी भूमि का प्रतिशत 5.97% है। कृषि भूमि। दंडकारण्य के 24.35% भूभाग पर अर्थात 9,512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृषि की जाती है। सर्वाधिक कृषि भूमि बस्तर जिले में है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधनों का अधिक विकास हुआ है। यहाँ इंद्रावती नदी की घाटी में खेती की जाती है। सिंचाई की कमी के कारण केवल वर्षा ऋतु में ही कृषि की जाती है। सिंचाई। छोटे छोटे नदी नालों के जल का उपयोग करने हेतु स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं तथा सामूहिक उद्वहन सिंचाई योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है। यहाँ सिंचाई का मुख्य स्रोत कुआं तथा तालाब है। कांकेर और धमतरी की सीमा पर स्थित दुधावा बांध से सिंचाई की जाती है। इसके सिवाय चारामा, दुर्ग कोंदल, परलकोट तथा पखांजूर के आसपास छोटे छोटे बांध हैं। कहीं कहीं सीमित मात्रा में सब्जी की खेती भी करते हैं। सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। सिंचित भूमि 50% तालाबों से पूरी की जाती है। तालाबों के बाद कुओं का सिंचाई में महत्व है। कुल सिंचित क्षेत्र का 10% भाग कुओं द्वारा होता है। मुख्य फसलें। यहाँ की प्रमुख फसलें खाद्यान्न हैं, जिसमें धान, मक्का और गेहूँ प्रमुख है। दंडकारण्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में 70% भूभाग पर धान की खेती की जाती है। इसकी खेती वर्षा ऋतु के साथ प्रारंभ हो जाती है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कोदो, कुल्थी, कुटकी, गेहूँ, ज्वार, अरहर और उड़द आदि की खेती 25% भूभाग पर की जाती है। फसलों को शहर में बेचकर बदले में नमक, कपड़ा और बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। कोदो, कुटकी। कोदो और कुटकी की खेती कुल बोई गई भूमि के 20% भूभाग पर की जाती है। कोदो, कुटकी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ये गरीबों का भोजन होता है। कोदो, कुटकी छोटा और मोटा अनाज होता है। वर्षा ऋतु में अनुपजाऊ भूमि पर इसे बो देते हैं। मक्का। गरीब लोग चावल का पेज बनाते समय मक्का को उसमें मिला देते हैं। अपने घरों की बाड़ियों में सब्जी के साथ मक्का लगा देते हैं या कोदो, कुटकी के साथ इसकी खेती करते हैं। ज्वार। दंडकारण्य की कुल बोई गई भूमि के 1% भूभाग पर ज्वार बोई जाती है। गेहूँ। कुल बोई गई भूभाग के 0.50% भूभाग पर इसकी खेती की जाती है। यह शीतकाल में बोई जाती है। दालें।
प्रदेश में कुल बोई गई भूमि के 8% क्षेत्र में दलहन की खेती की जाती है। सर्वाधिक दालें कुल्थी, उड़द, अरहर, मूंग, चना तथा लाखड़ी की उगाई जाती है। कहीं कहीं गन्ना, मसाला, फल और सब्जी उगाई जाती है। तिलहन, इसके अंतर्गत तिलहन, तिल, राम तिल, सरसों और अलसी आते हैं। सरसों से तेल निकालकर खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी पत्तियों को सब्जी बनाकर खाते हैं। अलसी के तेल का उपयोग खाने में तथा औषधि बनाने में काम करते हैं। तिल के तेल का उपयोग खाने में किया जाता है। उद्योग, यहाँ पर कुटीर तथा लघु उद्योगों की प्रचुरता है। भले ही यहाँ वन संसाधन का विपुल भंडार है कि इस काल में उच्च ताप की बॉक्साइट कारखाना है, रेशम उद्योग और काजू प्रोसेसिंग उद्योग भी है। वनो उद्योग, लकड़ी से संबंधित कई उद्योग दंडकारण्य में संचालित है। लकड़ी चीरना, सामिल और फर्नीचर उद्योग प्रमुख है। यहाँ कारीगरों द्वारा सागौन लकड़ी की कलात्मक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांग है। कोसा वस्त्र भी यहाँ निर्मित किए जाते हैं। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का कारखाना भी संचालित है। बाँस से संबंधित कई कार्य भी कई बड़े बड़े नगरों पर किए जाते हैं। महुआ से शराब बनाने का कार्य संचालित होता है। झाड़ू बनाने तथा पत्तों से कटोरी और थाली बनाते हैं। यहाँ के लोग धातु कला में पारंगत है, जिसके कारण यहाँ से निर्मित धातु की सामग्री की मांग पूरे देश में है। कुछ लोग सिंह का कलात्मक सामान बनाते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम के बर्तन एवं अन्य कई सामग्रियाँ निर्मित की जाती है। यहाँ बेल मेटल की मूर्तियाँ प्राचीन समय से निर्मित की जा रही है, जिनमें मिट्टी के बर्तन और कई तरह की कलात्मक सामग्रियाँ बनाई जाती है। यहाँ के लोग मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाते हैं। कुटीर उद्योग, प्रदेश में कुटीर उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्रोद्योग का स्थान प्रथम है। लकड़ी से संबंधित तीसरा बड़ा कुटीर उद्योग है। लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण विभिन्न प्रकार की कलात्मक काष्ठ सामग्रियाँ निर्मित की जाती है। यहाँ सागौन की लकड़ी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ निर्मित की जाती है। सागौन की लकड़ी की विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं। परिवहन, किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ परिवहन के साधनों की उपलब्धता होती है। यहाँ आज भी यातायात के साधनों का अभाव है। यातायात के मुख्य साधन के रूप में मात्र सड़क यातायात ही उपलब्ध है। प्रदेश में सड़क निर्माण का सर्वप्रथम कार्य 1896 में प्रारंभ हुआ। उस समय प्रदेश में मात्र 4 सड़कें थीं। रायपुर से जगदलपुर, दूसरा जगदलपुर से भोपालपट्टनम, तीसरा जगदलपुर से जयपुर उड़ीसा, चौथा जगदलपुर से सुकमा कोंटा। रेल मार्ग, किरंदुल से विशाखापट्टनम तक रेल मार्ग बनाया गया है, जो किरंदुल से दंतेवाड़ा जगदलपुर होकर आगे जाती है। भिलाई को कच्चा लोहा उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग से दल्ली राजहरा तक तथा दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक विस्तार हुआ है।